बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 18th लेक्चर है वेव्स एंड ऑसिलेशंस का। और इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं और किसी एक ऐसी स्ट्रिंग में जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड हों उसमें स्टैंडिंग वेव्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है और कैसे हम उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो ये ऐसी वेव्स होती हैं जो किसी ऐसे मीडियम में लाइक स्ट्रिंग अगर आप कह दें तो इसमें प्रोड्यूस की जा सकती हैं और जब ये प्रोड्यूस हो जाए तो फिर ये वहीं उसी गिवन लेंथ में ही जो है वो रहती हैं। इनका एम्पलीट्यूड साइनोसाइडली जो है बढ़ता और कम होता रहता है, लेकिन जो ख़ास बात है इसमें वो ये है कि ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करती हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करती हैं ये। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें मीडियम पार्टिकल्स जो है वो ओसिलेट करते चले जाते हैं। ठीक है, और वो जो ओसिलेशन होती है वो साइनोसाइडल ओसिलेशन होती है और इससे कोई ट्रेवल जैसे करती है कोई एनर्जी बाय अ वेव, वो इसमें जो कैरेक्टर है वो मिसिंग होता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। वेव्स दैट आर ट्रैप्ड एंड कैन नॉट ट्रेवल इन आइदर डायरेक्शन आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। आइदर डायरेक्शन मीन ना तो ये लेफ्ट को जा सकती है ना ये राइट को जा सकती है। जिस स्ट्रिंग में ये प्रोड्यूस होंगी वहां पे ये ट्रैप हो जाएंगी गिवन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में। और क्या होता है फिर ये इसके पार्टिकल्स या मीडियम पार्टिकल्स कैसे बिहेव कर रहे होते हैं वो देखना है। इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रिंग in which the standing waves has been established oscillate up and down, but the wave itself does not travel. अब वो मीडियम पार्टिकल्स क्या करते हैं, ओसिलेट कर रहे होते हैं अप एंड डाउन। और क्या डिफरेंट होता है यहाँ पे? डिफरेंट ये होता है कि आमतौर पे वेव्स जो है वो जो प्रोपगेट कर रही होती हैं, ट्रेवल कर रही होती हैं, वो इसमें नहीं होता। ठीक है, wave itself does not travel. It is called a standing wave because the crest and troughs stand in place. अब ये हमारे पास ये एक ऐसी पिक है जिसमें दोनों एंड्स एक स्ट्रिंग के जो है वो फिक्स हैं। इसमें स्टैंडिंग वेव्स जो है वो प्रोड्यूस की गई है और वो देख रहे हैं कि उसके मीडियम पार्टिकल्स जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओसिलेट कर रहे हैं, लेकिन इधर ना तो ये राइट वर्ड और ना ही लेफ्ट वर्ड कोई जो है वो प्रोपगेशन हमें नजर आ रही है। तो हम कहेंगे कि इसकी क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ्स है। ठीक है, ये क्रेस्ट ये ट्रफ, इसके क्रेस्ट और ट्रफ्स जो है वो क्या है, इन प्लेस है, वो मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो स्टेशनरी है। तो इस बेस पे हम इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। अब सुपरपोजिशन क्या होता है हम पढ़ चुके पहले, और उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने देखा था कि जब किसी मीडियम में जो दो वेव्स जो हैं सिमिलर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो वो क्या करते हैं, सुपरपोजिशन के तौर पे एक सुपरपोजिशन के नतीजे में एक रिजल्टेंट वेव को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। और वो रिजल्टेंट वेव जो है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो कम हो जाता है। लेकिन खास बात जो होती है इस रिजल्टेंट वेव में वो ये है कि ये ट्रेवलिंग वेव होगी। ये वेव क्या होगी, ट्रेवलिंग वेव। कब? जब दोनों इंडिविजुअल वेव्स क्या कर रही हूँ, एक ही डायरेक्शन में किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, तो उसके सुपरपोजिशन में बनने वाली जो रिजल्टेंट वेव होगी वो क्या होगी, ट्रेवलिंग वेव होगी। इसका कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स ये है कि उसी मीडियम में अगर वो जो इंडिविजुअल वेव्स हैं वो सिमिलर डायरेक्शन में ना जा रही हो बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर भी सुपरपोजिशन होगी, लेकिन उसके नतीजे में हमें ट्रैवलिंग वेव नहीं मिलेगी बल्कि स्टैंडिंग वेव मिलेगी। ये हम देख सकते हैं जैसे कि ये एक वेव है जो कि लेफ्ट वर्ड मूव कर रही है, ये दूसरी वेव है जो कि राइट वर्ड मूव कर रही है। एक ही मीडियम है, लेट ये स्ट्रिंग है हमारा मीडियम, तो फिर क्या होगा, ये जब सुपरपोजिशन होगी इनमें, ठीक है, तो फिर ये क्या होगी, स्टैंडिंग वेव रिजल्ट
मिलेगा हमें इसमें। क्लियर है बात? तो इसको फर्दर हम एलैबोरेट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एक ही मीडियम है और ये दो जो है वो इंडिविजुअल वेव्स हैं। एक ये रेड वेव है जो कि राइटवर्ड मूव कर रही है उसी मीडियम में, और दूसरी ये जो ऑरेंज वेव है ये वाली, ये लेफ्टवर्ड मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में एक ही मीडियम में। ठीक है, अब टाइम जब ले रहे हैं तो ये टाइम ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, मींस अब हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, हमने स्टॉप वॉच जस्ट ऑन किया है, तो फिर उस वक्त हम कहेंगे कि ये t इक्वल टू 0 है, और उस वक्त जो स्ट्रिंग है उसमें जो इंडिविजुअल वेव्स हैं, जो पार्टिसिपेंट वेव्स हैं, वो कौन कौन सी दो वेव्स हैं, ये रेड और ये ऑरेंज। ठीक है, रेड राइटवर्ड और ऑरेंज लेफ्टवर्ड मूव कर रही है। तो नतीजा क्या निकलेगा, एक रिजल्टेंट वेव बनेगी। वो रिजल्टेंट वेव ये हम स्काई ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये रिजल्टेंट वेव है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि जहाँ इन दो इंडिविजुअल वेव्स का पॉइंट ऑफ मर्जर है, यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दो वेव्स। तो यहाँ पे एक क्रेस्ट हमें नजर आ रहा है रिजल्टेंट वेव का। ठीक है, अब ट्रफ कहाँ नजर आएगा रिजल्टेंट वेव का, ट्रफ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ये दोनों वेव्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह आगे भी जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पे क्रेस्ट, यहाँ पे ट्रफ। ठीक है, तो ये क्रेस्ट और ट्रफ कैसे बन रहे हैं, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। उसमें हमने कहा था कि वेव फंक्शंस जो हैं इंडिविजुअल वेव्स के वो अलजेब्रिकली एड अप होते हैं। ठीक है, टू डिसाइड द वेव फंक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ठीक है, तो अगर इनके एम्पलीट्यूड्स को हम ऐड करेंगे अलजेब्रिकली, तो हर पॉइंट पे जो सम होगा वो हमें ये स्काई ब्लू जो वेव है, जो कि रिजल्टेंट वेव है, इसका कोई पॉइंट देगा। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट, अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल वेव ये है, दूसरी ये रेड है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो स्काई ब्लू पॉइंट बनेगा ना इस वेव का, ठीक है, वो रिजल्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे वेव फंक्शन, ये जो इंडिविजुअल वेव फंक्शन होंगे वो ये वैल्यू देंगे, उनका अलजेब्रिक सम हमें ये मिल रहा होगा। क्लियर है बात? इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट आप कह सकते हैं कि ये जो स्काई ब्लू कलर की वेव है दैट इज जस्ट algebraic sum, a result of algebraic sum of the wave functions of the two individual waves, participant waves. अब जब t पास ऑन हो रहा है और कहते हैं कि टाइम पीरियड का 8th पार्ट जो है वो गुजर चुका है, तो फिर क्या हुआ है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों वेव्स जो पार्टिसिपेंट या इंडिविजुअल वेव्स हैं वो इन फेज आ चुकी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑरेंज वेव भी नजर आ रही है, रेड वेव भी नजर आ रही है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल एक दूसरे पे क्या हो रही है, मुंतबिक हो रही है, इन फेज है। ठीक है, जब ये इन फेज है तो फिर क्या होगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी सुपरपोजिशन के नतीजे में। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव जो है वो हमें बढ़ता नजर आएगा। ये क्यों बढ़ा, ये भी सुपरपोजिशन के तहत बढ़ा। ठीक है, इस एक रेड वेव का एम्पलीट्यूड और ऑरेंज वेव का एम्पलीट्यूड दोनों एड अप होंगे तो फिर हमें ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिलेगा। क्लियर है बात? हर पॉइंट पे जो रिजल्टेंट वेव है दैट इज representing an algebraic sum of the wave functions of the individual waves, which is reddish and the orange color. अब इसका केस हम यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, t इक्वल टू 0 ये रिजल्टेंट वेव है और t इक्वल t/8 ये रिजल्टेंट वेव है। इसी तरह आगे t इक्वल्स 2t/8 तो ये रिजल्टेंट वेव बनेगी। ठीक है ना, और जब t इक्वल्स 3t/8 बनेगा तो उस वक्त ये हमें आउट ऑफ फेज, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज होती नजर आ रही हैं। ये दोनों इंडिविजुअल वेव्स जो हैं, दोनों पार्टिसिपेंट वेव्स क्या हैं, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज चली गई हैं। जब आउट ऑफ फेज होगी तो रिजल्टेंट वेव जो है वो क्या होगी, उसकी एम्पलीट्यूड 0 को अप्रोच कर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सुपरपोजिशन जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काज कर रही है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, तो इस तरह आप ये टाइम जो है फर्दर इसको मुख्तलिफ और वैल्यूज भी दे सकते हैं, उसके लिए भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 4t/8, 5t/8, 6t/8 एंड हियर इट इज इक्वल टू
टी, तो हर एक टाइम के इंस्टेंट पे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे जो है वो बिहेव कर रही है जो रिजल्टेंट वेव है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे अगेन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो ये आपने देखना है, इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप सही तरीके से इसको एक्सप्रेस कर पाए इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। अब सुपरपोजिशन में क्या होता है? सुपरपोजिशन में हम कह चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐड हो रहे होते हैं इंडिविजुअल वेव्स के, और ये एडिशन जो है क्या दे रही होती है? रिजल्टेंट वेव दे रही होती है। क्लियर है बात? और यहाँ पे आते हैं ये दो टर्म्स हम आमतौर पे यूज करते हैं जब स्टैंडिंग वेव्स की बात करते हैं। एक होता है नोड और दूसरा होता है एंटी नोड। नोड क्या है? ये जो पॉइंट मीन पोजीशन, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये ओरिजिन की लाइन है। ठीक है, अब जो पॉइंट इस मीन पोजीशन पे लाई करेगा ना इस वेव का, उसको कहेंगे ये नोड है। ठीक है, अब ये नोड कब बनता है? ये उस वक्त बनता है जब दोनों इंडिविजुअल वेव्स जो हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और ये पॉइंट्स जो है ये रिजल्टेंट वेव के वो पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन 0 रहता है, और इनको कहते हैं दीज आर नोड्स। ठीक है, और जब दो इंडिविजुअल वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इन्वॉल्व होती हैं तो फिर क्या बनता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये एंटी नोड्स बनते हैं। एंटी नोड्स ये वो पॉइंट्स हैं जिनके डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम मीन पोजीशन जो है वो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, इनको कहेंगे ये एंटी नोड्स हैं। अब एक ये नोड, एक ये नोड, एक ये नोड, यहां से यहां तक देखें तो एक वेवलेंथ बनती है, यहां से यहां तक पहुंचते हैं एक वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, हमने देखा कि इसमें नोड्स कितने आ रहे हैं? 3। ठीक है, और दो सक्सेसिव नोड्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इक्वल्स लैम्डा बाय 2, हाफ वेवलेंथ है वो। क्यों? हमने देखा यहां से यहां तक एक वेवलेंथ बन रहा है, तो इसका हाफ यहां होगा, और यहां से यहां तक जो दो नोड्स बन रहे हैं उनके दरमियान का डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह आप यहां से नेक्स्ट नोड तक जाएंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2। आपने कहा यहाँ पे कि ये दो जो सक्सेसिव नोड्स हैं उनके दरमियान का फासला जो है वो लैम्डा बाय 2 है, तो आप कह सकते हैं कि अगर दो सक्सेसिव नोड्स के दरमियानी फासले को हम डबल कर दें तो वो एक वेवलेंथ देता है। ठीक है, इसी तरह जितना दो नोड्स के दरमियान का फासला होगा वो दो एंटी नोड्स के दरमियान का भी फासला होगा। ठीक है, यहां से यहां तक जो फासला है दैट इज इक्वल टू दिस मच डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप कह दें कि अगर दो एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डबल कर दें तो भी वो वेवलेंथ देगा। क्लियर है बात? वही बात यहाँ पे है, द नोड्स एंड एंटी नोड्स आर स्पेस्ड लैम्डा बाय 2 अपार्ट। ये नोड इससे लैम्डा बाय 2 पे है, ये एंटी नोड इस एंटी नोड से लैम्डा बाय 2 पे है। अब ये बात कर रहा है कि जो एंटी नोड्स हैं वो रिजल्ट होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और जो नोड्स होते हैं वो रिजल्ट होते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और ये इंटरफेरेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन मिल रही है। और सुपरपोजिशन में जो इंडिविजुअल वेव्स हैं जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काज करती हैं तो ये नोड्स बन जाते हैं, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काज करेंगी तो एंटी नोड्स बन जाएंगे। और अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एंटी नोड्स पे इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है, और नोड्स पे इंटेंसिटी जो है वो क्या है? 0 है। एंटी नोड्स पे क्यों मैक्सिमम है और नोड्स पे क्यों 0 है? दिस इज द पॉइंट। अब हमने देखा कि जब कभी वेव की एनर्जी की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली उसके एम्पलीट्यूड को जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा किसी वेव का उतनी वो एनर्जी ज्यादा जो है वो सस्टेन कर रही होगी। अब जो नोड्स हैं वो पॉइंट्स हैं जो मीन पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, उनके डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे एम्पलीट्यूड 0 लिया जा सकता है नोड्स, और एंटी नोड्स क्या है? वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की किसी भी वेव में। तो डिस्प्लेसमेंट जिसका मैक्सिमम होगा उसका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां एनर्जी भी ज्यादा सस्टेन हो रही होगी वेव में, और एनर्जी अगर ज्यादा है
तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि उसकी पावर भी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होती है, और पावर पर यूनिट एरिया जो है वो क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। तो इंटेंसिटी एंटी नोड्स पे मैक्सिमम होगी। इस बेस पे हम कह रहे हैं एंटी नोड्स पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी और नोड्स पे इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है बात? दिस इज ऑल इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जिधर जीरो होगा वहां इंटेंसिटी जीरो, जहां पे मैक्सिमम वहां पे इंटेंसिटी भी मैक्सिमम। अब अगर आप कहें कि ये दो वेव्स हैं, इंडिविजुअल वेव्स हैं, और अगर ये जो इंडिविजुअल वेव्स हैं ये एक जैसी है, फर्ज कर लेते हैं ये दोनों वेव्स जो हैं वो सेम एम्पलीट्यूड पोजेस कर रही है, ये सेम एम्पलीट्यूड पोजेस कर रही है। अगर ये सेम एम्पलीट्यूड पोजेस कर रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड डबल अप हो जाएगा, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पे अगर नोड जो है वो x पे है तो यहाँ पर सॉरी एंटी नोड जो है अगर y पे है तो यहाँ पे एंटी नोड जो है वो क्या होगा, वो 2y पे नजर आएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि सेम एम्पलीट्यूड, ये हम जस्ट एक सपोजिशन लगा रहे हैं। अगर जो है वो उनका जो साइन भी सेम है और उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो भी सेम है दोनों इंडिविजुअल वेव्स की, तो अल्टीमेटली हम कहेंगे कि वो उनका एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट वेव का वो क्या हो जाएगा, वो डबल अप हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरह आप कहेंगे कि इंटेंसिटी भी वहां पे मैक्सिमम होगी जहाँ पे एंटी नोड्स होंगे। अब एक दफा हम फिर एक थोड़ा सा कंसेप्ट को रिव्यू कर लेते हैं ट्रैवलिंग वेव के बारे में। क्या रिफ्लेक्शंस में क्या होता है, रिफ्लेक्शंस क्यों, हम रिफ्लेक्शन को क्यों कंसिडर कर रहे हैं। बेसिकली हम देखेंगे कि जब स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें ये रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसलिए हम ये देखते हैं कि जब एक ट्रैवलिंग वेव किसी स्ट्रिंग में मूव कर रही होती है, फर्ज करें ये एक पल्स है ट्रैवलिंग वेव की, तो ये एक ऐसे मीडियम में, एक ऐसी स्ट्रिंग में जो है वो पास ऑन हो रही है जो कि यूनिफॉर्म है। अब ये स्ट्रिंग इस एंड से फिक्स्ड है और ये जो स्पोर्ट है ये एक रिजिड स्पोर्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये टेंसर मीडियम है, और ये क्या है, ये रेयरर मीडियम है। अब रेयरर मीडियम से जब टेंसर मीडियम में कोई वेव क्या होती है, स्ट्राइक करती है रेयरर से डेंसर में, तो वो क्या होती है, वो इन्वर्ट हो जाती है और उसका एम्पलीट्यूड आमतौर पे कम नहीं होता। कम क्यों होता है एम्पलीट्यूड अगर किसी वेव का होता है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के नतीजे में? उसकी वजह ये होती है कि एक पार्ट जब ट्रांसमिट हो जाता है ना वेव का दूसरे मीडियम में, तो आप यूं समझें कि उसकी एनर्जी बढ़ गई है। वो जो एनर्जी कैरी कर रही थी उसके दो पार्ट्स बन गए, एक ट्रांसमिट हो गया दूसरे मीडियम में, दूसरा रिफ्लेक्ट बैक हो गया उसी मीडियम में जहां से वेव आ रही थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिजिड मीडियम है, इधर ट्रांसमिशन का कोई चांस नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो सकती है और रिफ्लेक्शन 100% होगी। इस तरह हम देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जितनी एनर्जी यहाँ से जा रही थी उतनी ही वापस आ रही है। लेकिन फर्क क्या है कि वहां पे पॉजिटिव पल्स थी, यहाँ पे नेगेटिव पल्स है। इन्वर्जन एक आ चुकी है, वो इन्वर्जन कितनी है, पाई रेडियन की कह दें या 180 डिग्री आउट ऑफ फेज चली गई है ये जो पल्स है। क्लियर है बात? इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ चुका हुआ है। क्लियर है बात? अब ये तो था कि जब ट्रांसमिशन नहीं होगी तो उस वक्त ये इस तरह से 100% रिफ्लेक्टेड जो है वो हमें वेव मिलेगी। अगर कहीं मीडियम जो है वो कुछ इस तरह से है कि उसमें ट्रांसमिशन पॉसिबल है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ही स्ट्रिंग है लेकिन इसमें दो तरह की जो है वो मीडियम है, एक ये टेंसर है, दूसरा जो है रेयरर है। ये यहाँ से आगे रेयरर है और ये बाउंड्री है, इसको कह दें ये डिसकंटिन्यूटी है मीडियम में। अब जब ये वेव आएगी यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचेगी तो आपने ये अज्यूम करना है कि टेंसर से रेयरर में इंटर हो रही है वेव, तो फिर क्या होगी यहाँ पे वो स्प्लिट होगी दो पार्ट्स में। एक पार्ट इसका पास ऑन हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज विदाउट एनी चेंज इन द फेज, वो ऐसे पास ऑन कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा। दूसरा जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव पल्स है तो वो भी पॉजिटिव पल्स होगी जो रिफ्लेक्टेड पल्स होगी। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होगी, इन्वर्जन नहीं आएगी। इन्वर्जन कब आएगी? जब टेंसर से रिफ्लेक्शन होगी, रेयरर से
रिफ्लेक्शन हो रही है तो कोई इन्वर्जन नहीं आएगी। तो हमने देखा ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है जो बैक उसी मीडियम में जा रहा है जहां से वेव पहले आ रही थी, इंसिडेंट वेव जो आ रही थी, और ये ट्रांसमिटेड पार्ट उसी डायरेक्शन में पास ऑन हो गया है और ये अब रेयरर मीडियम में जो है वो प्रोपगेट कर रहा है। क्लियर है बात? अब ये तो था कि डेंसर से रेयरर में जब रिफ्लेक्शन होती है तो क्या होता है। अब इसका अपोजिट लेते हैं कि जब रेयरर से डेंसर में होगी वेव तो फिर क्या होगा। ये हम देख रहे हैं रेयरर से डेंसर में आ रही है, ये बाउंड्री है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे हमने देखा कि रेयरर से डेंसर में जब एंटर हुई है वेव, ये इंसिडेंट वेव, तो इसका एक पार्ट जो ट्रांसमिट हो रहा है उसमें फेज की कोई शिफ्ट नहीं आ रही, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये ऐसे है जैसे डेंसर से अगेन रेयरर का केस बन गया। तो उसमें क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी और रिफ्लेक्शन 180 डिग्री पे चली जाएगी, इन्वर्जन आ जाएगी, पाई रेडियन की उसमें फेज शिफ्ट आ जाएगी। क्लियर है बात? तो ये हमने देखा। अब ये क्यों देखा था, ये इस वक्त के लिए देखा था जब हम इस चीज को डिस्कस करने वाले थे, ठीक है। अब ये एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड से ये क्या है, फिक्स है, इसको हमने क्या किया है, प्लग किया है मिडल से, और फिर क्या किया है, इसको ओसिलेट करवाया है। प्लगिंग के बाद जब ओसिलेट करवाएंगे तो दोनों एंड्स पे हमारी वेव्स जो है वो ट्रेवल करती नजर आएंगी, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है वो रिजिड हैं दोनों एंड्स पे, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, 100% रिफ्लेक्शन होगी, कोई ट्रांसमिशन नहीं होगी। जब ट्रांसमिशन नहीं होगी तो डेंसर से रेयरर में जब रिफ्लेक्शन होती है तो फेज शिफ्ट आ जाता है 180 डिग्री का। वही हुआ है कि यहाँ पे जो ये चीज हमें पॉजिटिव पल्स नजर आ रही है वो यहाँ पे नेगेटिव पल्स नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे, या यहाँ पे आप देख रहे हैं वो नेगेटिव है, ठीक है। अब जब ये रिफ्लेक्शन के बाद ये वेव्स दोबारा मिडल पॉइंट को अप्रोच करेंगी तो ये एक इधर को आती वेव नजर आएगी, दूसरी इधर को वेव आती नजर आएगी, और ये वही केस बन जाएगा जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा है कि एक स्ट्रिंग है, दो ट्रेवलिंग वेव्स हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ताकि वो सुपरपोजिशन के नतीजे में स्टैंडिंग वेव दे पाए। अब वही केस बन गया है। अब ये दोनों ट्रेवलिंग वेव्स जो हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक ही मीडियम में आ रही है, ये सुपरपोजिशन के नतीजे में हमें क्या देंगी, स्टैंडिंग वेव्स देंगी, स्टेशनरी वेव्स देंगी। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग में सेट कर सकते हैं क्या, स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। अब ये एक दफा हमने सेट कर ली, फिर हम उसके मोड्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स के कौन कौन से मोड्स हैं जो हम इस गिवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में सेट कर सकते हैं। अब इसको देख लें अब कि ये एक स्टैंडिंग वेव बनी हुई है यहाँ पे, अगर ये लेंथ एल है तो एक स्टैंडिंग वेव यहाँ पे बन चुकी है हमारे पास, इसको कहेंगे ये m=1, और यहाँ पे एक ही एंटी नोड आपको नजर आ रहा है, ये दो नोड्स हैं, ये दो नोड्स हैं, एक एंटी नोड है। m1 हुआ तो एंटी नोड 1 हुआ, m2 जब करेंगे तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये λ/2 के बराबर है, ये लेंथ l जो है ये यहाँ पे λ/2 के बराबर आ रही है। क्यों, ये हाफ वेव यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसका हाफ जो है वो आगे हम अज्यूम कर सकते हैं कि हाफ वेव जो है वो इसकी आगे कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, लेकिन यहाँ तक ये जो है ये λ/2 इसको कहेंगे। λ/2 equals L when m is equal to 1 and here antinode is equal to 1, number of antinodes is equal to 1। और जब यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह तो यहाँ दो स्टैंडिंग वेव्स आई हमारे पास और m=2 हो गया। जब m=2 हो गया तो हमने देखा कि यहाँ पे एक पूरी वेवलेंथ जो है वो समा रही है, तो हम कहेंगे कि L equals lambda over here when m is equal to 2। और यहाँ पे हमने देखा जब m equals 3 हो रहा है तो वहाँ जो है 1.5 लैम्डा आ रहा है जो कि L के बराबर है, 1.5। क्यों, एक यहाँ से यहाँ तक लैम्डा हुआ और हाफ लैम्डा यहाँ से यहाँ तक हुआ, सो 1.5 लैम्डा becomes equal to L when m is equal to 3। और दूसरी नोटेबल बात जो है वो क्या है कि यहाँ पे एक एंटी नोड है, यहाँ पे एक एंटी नोड है। जब m 2 के बराबर है तो एंटी नोड भी 2 है, जब m 3 के बराबर है तो एंटी नोड भी 3 है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मोड नंबर जो है ये मोड 1 है, ये मोड 2 है, मोड 3 है। मोड नंबर जो है वो एंटी नोड्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एंटी नोड्स को, ठीक है। और यहाँ पे एक रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं इस बात को कि लैम्डा m जो है इसको रिलेट किया जा सकता है लेंथ से, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से। तो वो फार्मूला क्या है, लैम्डा m इक्वल्स 2l/m। m 1 रखेंगे तो हाफ लैम्डा जो है वो l के बराबर हो जाएगा, m
2 रखेंगे तो लैम्डा जो है वो L के बराबर हो जाएगा, M3 रखेंगे तो 1.5 लैम्डा जो है वो L के बराबर हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये आप खुद से देख सकते हैं इस चीज को। ये एक्सप्रेशन लैम्डा और L को रिलेट करती है। और ये एक और एक्सप्रेशन है जो फ्रीक्वेंसी और जो लैम्डा है उसको रिलेट करती है, या हम बेसिक फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हार्मोनिक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हार्मोनिक्स क्या होते हैं? हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज जो है वो हम देख सकते हैं। जैसे एक फ्रीक्वेंसी अगर इसको F1 कह दें तो ये 2F1 हो जाएगी, ये 3F1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह हम यहाँ से मोड अगर हम जानते हैं तो फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है v इक्वल एफ लैम्डा, जो कि वेव मोशन में हम आमतौर पे यूज करते हैं, v इक्वल एफ लैम्डा। उसी को हमने मॉडिफाई किया है और वहां से f इक्वल v ओवर लैम्डा, और ये सबस्क्रिप्ट्स लगा दिए हैं m के। m मींस मोड। अब जब हम ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ प्लेस करते हैं और देखते हैं तो ये इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हो जाती है। fm becomes equal to mv over 2l where m can be equal to 1, 2, 3 and 4 and so on, ठीक है। तो यहाँ हम क्या जनरलाइज करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ एंटी नोड्स और नंबर ऑफ मोड्स जो है वो एक जितना होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं किसी भी स्टैंडिंग वेव की जो है वो स्टडी में। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ m1 है, मोड 1 है, तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 इक्वल्स L हो रहा है, और F1 है ये फ्रीक्वेंसी, इसको F1 मार्क कर दें, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। बाकी सारे ये 2F1 हो जाएगी, ये 3F1 हो जाएगी, ये 4F1 हो जाएगी, ठीक है। आप कह दें F2 इज इक्वल टू 2F1, F3 इज इक्वल टू 3F1 एंड F4 इज इक्वल टू 4F1। तो इस तरह से आप हायर ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इनको कहते हैं ये रेजोनेंट मोड्स हैं। ये सारे रेजोनेंट मोड्स हैं, 2F1, 3F1, 4F1, ठीक है। या आप रेजोनेंसेस भी इनको कॉमनली कह सकते हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? F1, जो पहले मोड के लिए है, ठीक है। बाकी सारी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो क्या होंगी? वो उनके हार्मोनिक्स होंगे, हायर हार्मोनिक्स होंगे, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल, जो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे वो उसके हायर हार्मोनिक्स होंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, Fm इज इक्वल टू m F1, m इक्वल्स 1, 2, 3, 4। जैसे जैसे हम ये ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे, m का नंबर बढ़ाते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उसी तरह ये हायर हार्मोनिक्स हम अचीव करते चले जाएंगे। और गिवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग में हम सिर्फ और सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं जो ये फार्मूला देगा। अगर कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो इस फार्मूला से हमें नहीं मिल रही है तो वो उसमें हम सेट नहीं कर सकते हैं। स्टैंडिंग वेव्स उस फ्रीक्वेंसी की हम नहीं बना सकते। क्लियर बात? अब क्योंकि ये सारी हमारी जो डिस्कशन थी ट्रांसवर्स वेव्स पे थी, इसको हम इक्वली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी। तो साउंड वेव्स क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ये हमने क्या किया है, यहाँ हमने देखा कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, साउंड वेव्स जैसे हम बात कर रहे हैं। तो इसमें ये डेंसर रीजन है, यहाँ पे मीडियम पार्टिकल्स क्लोजर टू ईच अदर है, तो यहाँ पे मास डेंसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे फार अपार्ट है, मीडियम पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली मास डेंसिटी भी कम होगी और मीडियम पार्टिकल्स जो है वो फार अवे होंगे एक दूसरे से। अब जब मीडियम पार्टिकल्स क्लोजर होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम कहते हैं कि अगर ये एक लाइन है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ये मीडियम लाइन जो है, ये जो मीन लाइन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर रिप्रेजेंट कर रही है, तो कंप्रेशन में प्रेशर मैक्सिमम होगा। ये लाइन पे हमने इसकी पीक दे दी है प्रेशर की, ये एक्सिस पे हम प्रेशर लेने जा रहे हैं, ठीक है, पीक दे दी है। अब इससे इधर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, इस लाइन से इधर जाएंगे तो प्रेशर कम हुआ। वही किया हमने, यहाँ से इधर को प्रेशर कम, इधर को भी प्रेशर कम, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे रेयरफैक्शन है। रेयरफैक्शन का मतलब प्रेशर लीस्ट वैल्यू यहाँ पे पोजेस कर रहा है, और वो लीस्ट वैल्यू हमने यहाँ पे ये लोएस्ट वैल्यू हमने दे दिया है, यहाँ पे ट्रफ बना दिया है, ठीक है। अब इससे इधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इससे इधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। वही हमने किया। तो अब कंप्लीट एक इंटरप्रिटेशन हमें मिल रही है इस लॉन्गिट्यूडनल वेव की इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव।
अब ये अगर लेंथ एल में है एक कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, तो हम देख रहे हैं उसी लेंथ एल में एक क्रेस्ट आ रहा है और एक ट्रफ आ रहा है। ठीक है, हम जो भी इसकी स्टडी है वो इजीली इसको सामने रख के कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स को सामने रख के कर सकते हैं, और वो इक्वली एप्लीकेबल होगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए। उसका कन्वर्स देख लेते हैं। अगर रेयरफेक्शन से कंप्रेशन की तरफ जाएंगे तो हमें फिर इस तरह से वेव जो है वो इंटरप्रेट करनी होगी। तो ये वही बात है, ठीक है, कि किस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में जो है वो मॉलिक्यूलर मोशंस जो है वो प्रेशर जो है वो वेरी कर रही है, किस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ बन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब एक केस लेते हैं जिसमें हम ले रहे हैं कोई एक ट्यूब है जिसके दोनों एंड्स जो है वो ओपन है। अब ये लाइन जो है ये मीन लाइन है, इसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ये एक्सिस पे प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है, ये लेंथ है किसकी, ट्यूब की, जिसके दोनों एंड्स ओपन है। अगर एक ट्यूब के दोनों एंड्स ओपन होंगे और ये मीन लाइन जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, तो होगा क्या कि उस ट्यूब के इनिशियल पॉइंट पे जो कि स्टार्ट पॉइंट होगा वहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और जो एंड पॉइंट होगा वहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों ओपन है। ओपन का मतलब वो एटमॉस्फेयर में है वो दोनों पॉइंट्स, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब वो मेन लाइन पे लाई करेंगे दोनों पॉइंट्स। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स मेन लाइन पे जब लाई करेंगे तो हम कहेंगे ये नोड बन रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ओपन ओपन ट्यूब के केस में स्टार्ट पॉइंट पे x इक्वल 0, एंड पॉइंट पे x इक्वल l, वहां पे क्या बनेंगे, नोड्स बनेंगे। ठीक है, अब नोड्स बनेंगे। अगर मोड 2 है, स्टैंडिंग वेव जो उसमें स्टेब्लिश हो रही है, तो उसमें इस तरह से हमें दो एंटी नोड्स बनाने होंगे। ठीक है, और अगर मोड 1 है तो एक एंटी नोड बनाना होगा। तो अगर ये मोड 2 का केस हम ले लें तो यहाँ पे एक एंटी नोड आएगा, एक एंटी नोड यहाँ पे आएगा, और दरमियान में कहीं एक और नोड आ रहा होगा। तो 3 नोड आएंगे M2 के लिए और 2 एंटी नोड आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया कि ओपन ओपन ट्यूब के लिए हमने देखा कि एयर कॉलम जो है उसमें प्रेशर किस तरह से वेरी करेगा, कैसे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आएंगी। इसका मतलब यहाँ पे जहाँ पे नोड है वहां पे रेयरफेक्शन है, जहाँ पे एंटी नोड है वहां पे कंप्रेशन है, नोड पे रेयरफेक्शन है, एंटी नोड पे कंप्रेशन है, नोड पे रेयरफेक्शन है। क्लियर है बात? तो इस तरह से आपने ओपन ओपन ट्यूब में देखा कि कैसे स्टैंडिंग वेव जो है M2 अगर हो तो वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि एंड जो होगा, जो क्लोज एंड होगा किसी भी ट्यूब का जिसमें जिसमें एयर कॉलम फिल है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अल्टीमेटली एंटी नोड हम ले आएंगे। जैसे ओपन एंड पे हमने क्या किया है, नोड ले आए हैं, और अगर ये एंड क्लोज कर दें तो वहां पे प्रेशर तो कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो कंप्रेशन जब रिप्रेजेंट हो रही होगी तो वहां तो अल्टीमेटली हमें हायर वैल्यूज ऑफ प्रेशर देनी पड़ेंगी। हम उसको मीन लाइन पे तो नहीं क्या कर सकते, पॉइंट कर सकते। तो फिर क्या होगा, फिर मैक्सिमम हम प्रेशर वहां पे शो करेंगे तो वो अल्टीमेटली एंटी नोड बन जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब क्लोज्ड एंड होगा किसी ट्यूब का तो वहां पे हमें एंटी नोड लेना होगा, प्रेशर वहां पे मैक्सिमम होगा। तो ओपन ओपन के लिए जब मोड 1 है इस तरह से एक एंटी नोड आना चाहिए, दोनों एंड्स ओपन है वहां पे दोनों पे नोड्स आने चाहिए, ये M1 के लिए हो गया। M2 के लिए दोनों एंड्स पे ओपन एंड्स है, यहाँ देखें ओपन ओपन है, तो दोनों एंड्स ओपन है, यहाँ पे नोड्स। ठीक है, तो M2 के लिए एक एक नोड दरमियान में और लाना होगा और एंटी नोड्स 2 बनाने होंगे। इसी तरह जो M3 होगा ओपन ओपन के लिए, वहां भी हमें 2 नोड्स और 3 एंटी नोड्स ले आने होंगे। क्लियर है बात? तो ये केस हो गया किसका, ओपन ओपन का। अब क्लोज क्लोज का क्या होगा, क्लोज क्लोज में ये होगा कि M इक्वल 1 है, तो क्या बनेगा, एक एक एंटी नोड आना चाहिए इसमें, एक एंटी नोड। अब इसको उठाएं, इसके साथ मर्ज करें तो ये एक शेप बनेगी। किस तरह की शेप बनेगी, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी, जैसे ये वाली एक शेप बन रही है। ठीक है, इसको आपने क्या किया है, बेसिकली आपने आपने इस पॉइंट को यहाँ लाई करवाया है और इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आए हैं, तो ये एक एंटी नोड बन रहा है इसमें। ठीक है, एंटी नोड M इक्वल टू 1, एंटी नोड 1 ही रहना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास M इक्वल 1, एंटी नोड 1 हुआ।
और M2 एंटी नोड 2 बन रहे हैं। अब पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या है, प्रीवियस केस में और इसमें क्या फर्क है, उसमें दोनों एंड्स ओपन थे तो हम वहां नोड्स ले रहे थे, यहाँ पे दोनों एंड्स क्लोज हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू लेनी होगी दोनों एंड्स पे, क्लोज क्लोज है ना, तो दोनों एंड्स पे प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मिनिमम कहाँ होगी, उनके दरमियान में, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी प्रेशर की, इसको हम कहेंगे ये रेयर फैक्शन का पॉइंट है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये क्लोज है, ये क्लोज है, प्रेशर मैक्सिमम M2 है, तो हमें एक एंटी नोड यहाँ पे लेना होगा, एक एंटी नोड, इसको जब ज्वाइन करेंगे जैसे कि प्रीवियस केस में क्या है, यहाँ बन जाएगा, ठीक है, तो 2 एंटी नोड आ गए। इसी तरह 3 एंटी नोड्स इसके लिए आ जाएंगे, प्रेशर यहाँ भी मैक्सिमम होगा, प्रेशर यहाँ भी मैक्सिमम होगा। ये था किसका केस, क्लोज क्लोज ट्यूब के लिए। और ये थर्ड केस है ओपन क्लोज के लिए, तो ओपन जो एंड होगा वहां नोड, जो क्लोज एंड होगा वहां पे एंटी नोड M1 के लिए। और इसमें यहाँ पे हम नोड कभी भी नहीं ले सकते हैं, क्यों, प्रेशर तो मैक्सिमम होना है, जिधर एंड क्लोज होगा ट्यूब का वहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जब प्रेशर मैक्सिमम है तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमें एंटी नोड लेना पड़ेगा, तो M2 यहाँ पे हो नहीं सकता, ठीक है। M2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन क्लोज्ड में जब M2 लेना होगा तो या तो हमें 2 एंटी नोड्स लेने होंगे उसमें, तो 2 एंटी नोड्स उसमें मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक जो है वो साइड हमारी ओपन है, ठीक है। इसी तरह जब M3 हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि एंटी नोड एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और एक यहाँ पे आ रहा है, क्लियर है बात। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये the open closed tube has a node at one end and anti node at the other. Only odd number modes are possible. To determine mode number, imagine doubling the length at the closed end and count the anti nodes. Clear है बात। To determine mode number, imagine doubling the length at the closed end. अब इसको जब हम डबल करेंगे ना क्लोज्ड एंड पे, तो ये अब 1.5 है, इसको डबल करके हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ एंटी नोड्स यहाँ से कैलकुलेट करने हैं। इसी तरह यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको डबल किया है 1 2 3 4 5, तो इसको हमने इस तरह से डबल करके नंबर ऑफ एंटी नोड्स जो है वो इमेजिन करने हैं। और इसमें उस तरह की सिंपल कैलकुलेशन नहीं है जैसे हमने ओपन में किया था और क्लोज में किया था। यहाँ पे हमें इस पॉइंट का सहारा लेना होगा, डबलिंग करनी होगी हमें, ठीक है। इसको अगर आपने इसके नंबर ऑफ एंटी नोड्स देखने हैं तो क्या करना होगा, अगेन वही बात कि इसको डबल करना होगा। डबल कैसे हो सकता है, डबल इसको उठाएंगे, आपने इस पॉइंट को यहाँ समझे, यहाँ है, और इसका हाफ जो है वो इधर डबल कर दिया है, ठीक है, तो ये एक एंटी नोड बन जाएगा इसमें। इसी तरह ये है, इसको भी आपने डबल कर देना है। जब डबल करना है, यहाँ एक वेव ये बन जाएगी और दूसरी वेव ये जो है यहाँ पे थर्ड वेव के तौर पे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह 3 फिर एंटी नोड्स बन जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक और एक आगे, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह आप m = 5 जब इसको डबल करेंगे तो एंटी नोड्स 5 आपको मिलेंगे। ये स्पेशल केस है जब आप ओपन क्लोज की बात कर रहे होंगे, क्लियर है बात, दैट्स ऑल। अब कोई अगर आप